गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलपिट ऑसिलेटर यानी कि कॉलपिट दोलित्र के बारे में। प्रीवियस क्लास में इसका हम सर्किट डायग्राम देख चुके थे, क्लियर है। और हमने इसका एच प्राचल परिपथ यानी एच प्राचल सर्किट एच पैरामीटर सर्किट बना लिया था। और इसका हम क्या करना चाह रहे थे, एनालिसिस करना चाह रहे थे, विश्लेषण करना चाह रहे थे। तो कॉलपिट दोलित्र का विश्लेषण हम कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास जिसने नहीं देखी है, पहले प्रीवियस क्लास देखनी है, उसके बाद आज की क्लास देखनी है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक सर्किट बनाया था। लास्ट में क्या था देखो, वो सर्किट एक हमारे पास स्रोत था जिसकी वैल्यू थी GM इंटू क्या VBE, ठीक है। लास्ट में बनाया था। यहाँ पर एक पॉइंट था A, यहाँ एक पॉइंट था G, और A और G के बीच में एक संधारित्र था, कितना C2, ठीक है। याद हो जाना चाहिए सर्किट। इसके बाद यहाँ पर क्या था, एक L था। L क्या था, प्रेरक कुंडली थी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक संधारित्र था, कितना C1। इस पॉइंट को मैं पॉइंट B मान लेता हूँ। और यहाँ पर एक क्या कनेक्ट करवाया था मैंने, HIE, ठीक है। यहाँ GMVB ऐसे जा रहा है। मैंने अपने हिसाब से यहाँ एक करंट मानी थी I1। फिर ये मान लो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही है, A पर आके यहाँ गई I2। तो यहाँ पर कितनी जाती थी, I1 माइनस I2। ये I2 ही जा रही है आगे। अगर इस पॉइंट पर आप इसको दो भागों में विभाजित मानो तो यहाँ पर कितनी गई, I3। देखो यहाँ से I2 आ रही है, अब दो भागों में बटेगी, मैंने मान ली यहाँ गई I3। तो यहाँ कितनी जाएगी, I2 माइनस I3 जाएगी, क्लियर है। तो देखो ये अपने हिसाब से मानिए धारा, मैंने यहाँ से I1 करंट आ रही है। अब इस पॉइंट पर दो भागों में यहाँ I2 गई, तो यहाँ पर कितनी जाएगी, I1 में से I2 उधर चले गई, तो I1 माइनस I2 जैसे 5 एम्पियर की आ रही है। यहाँ पर आगे गई कितनी, 3 एम्पियर की, तो बाकी बची हुई कहाँ चली गई, इधर चली गई 2 एम्पियर की, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्किट लास्ट बनाया था हमने, किसमें, कॉलपिट दोलित्र में। अब इसमें देखो क्या करते हैं हम आगे, जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो इसमें हम करंट डिवीज़न रूल लगाते हैं, यानी कि धारा विभाजन नियम लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, धारा विभाजन नियम से, यानी कि करंट डिवीज़न रूल से। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। किसकी वैल्यू को, I2 की वैल्यू को। देखो इस सर्किट में मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। पहले तो समांतर क्रम क्या होता है मैं बता देता हूँ। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है ना समांतर क्रम। दो 1/R पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालें दो रजिस्टरों का, तो यहाँ आएगा R1 R2 और यहाँ बनेगा R1 प्लस R2। तो इसको हम इन्वर्स करें तो R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, दो प्रतिरोध हैं, तो उनका जो समांतर क्रम होने वाला है ना, वो क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो
I2 करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इस सर्किट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर तो स्रोत है कितना GM इंटू VBE, है ना। यहाँ पर हमने एक संधारित्र लगा रखा है, क्या C2, क्या लगा रखा है C2 लगा रखा है। ये पॉइंट कितना है A और ये पॉइंट कितना है G। यहाँ से करंट मैंने मानी है I1, यहाँ से आ रही है I1 माइनस I2। यहाँ हमारे पास कितनी करंट फ्लो हो रही है I2, और ये देखो ये है हमारे पास L, क्या है ये L है। अब ये क्या है संधारित्र है, ये क्या है संधारित्र है, और ये क्या है HI है। ये दोनों कैसे क्रम में, जब I2 का मान ज्ञात कर रहे हैं ना, I3 मत देखो, फिर यहाँ से दो करंट बट रही है, एक तो I2 और एक I1 माइनस I2। तो इन दोनों का आप क्या बना लो, पहले एक बना लो, ठीक है। अगर इस संधारित्र का मान कितना है C1 है, तो इसकी जो प्रतिबाधा होगी ना वो होगी क्या XC1, जिसकी वैल्यू जो होगी ना XC1, जिसकी वैल्यू होती है जब भी संधारित्र की लिखोगे 1 अपॉन क्या XC इज इक्वल टू, आपने पढ़ा भी है खूब, 1 अपॉन ओमेगा C, है ना। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी आवृत्ति डोमेन में लिखते हैं तो यहाँ होगा 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C1, ठीक है। ऐसे ही C2 की लिखोगे तो क्या होगी 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C2। ये प्रतिबाधा होती है, इसकी प्रतिबाधा कितनी है L है, ठीक है। इम्पीडेंस कितना है L है। तो इन दोनों का मैं क्या बना लेता हूँ, एक प्रतिबाधा बना लेता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों की एक प्रतिबाधा कैसे निकलेगी हमारे पास, यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ इससे ऐसे, और इन दोनों की कैसे निकलेगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो एक तो क्या है C1 यानी 1 अपॉन क्या आयोटा ओमेगा C1 इंटू R2 क्या है HIE अपॉन 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C1 प्लस क्या HIE। ये दोनों का क्या हो गया समांतर क्रम हो गया, क्या हो गया दोनों का समांतर क्रम हो गया, पैरेलल हो गया। अब देखो यहाँ पर करंट बट रही है नहीं बट रही, जब भी धारा बट रही होती है वहाँ हम क्या लगाते हैं, धारा विभाजन का नियम लगाते हैं, ठीक है। तो I2 का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर कुल धारा कितनी आ रही है, ये आ रही है ना I1, और यही I1 आगे जाके क्या बन रही है हमारे पास I2 और I1 माइनस I2 बन रही है। तो कुल धारा कितनी आ रही है I1, यही बन रही है I1 माइनस I2, और यही बन रही है I2। तो धारा विभाजन का नियम क्या कहता है कि अगर आपको I2 का मान ज्ञात करना है तो कुल धारा, देखो कुल धारा कितनी आ रही है, कुल करंट कितनी आ रही है I1 आ रही है, ठीक है। आपको जिसके लिए कुल धारा का मान, जिसके लिए धारा I2 ज्ञात करनी है, I2 किस में से फ्लो हो रही है, इन दोनों में से, ठीक है। तो I2 का मान ज्ञात करना है, कुल धारा कितनी आ रही है I1, जिसके लिए निकाल रहे हो ये दोनों प्रतिरोध में से फ्लो हो रही है I2, वो वाली प्रतिबाधा नहीं लेनी है, दूसरी प्रतिबाधा लेनी है। दूसरी क्या है C2 है, और इसकी प्रतिबाधा कैसे लिखोगे 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C2 से कैसे लिखोगे 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C2 से। संधारित्र की प्रतिबाधा ध्यान रखना क्या होती है XC इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C, और 1 है तो C1, ठीक है। अपॉन कुल धारा जिसमें से प्रवाहित हो रही है धारा, वो वाला नहीं लेना है, यानी ये नहीं लेना है, दूसरा लेना है। और इसकी प्रतिबाधा 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C2 अपॉन कुल प्रतिबाधा। कुल प्रतिबाधा कौन कौन से जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ दो भाग बट रहे हैं ना, एक तो है C2 और एक ये।
तो इन दोनों को हम लिख देते हैं। तो कुल प्रतिबाधा लिखो। पहले तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 आयोटा ओमेगा C2, ठीक है। या फिर आप इसको पहले लिखना चाह रहे हो L और इसको, तो इसको देखो, इसके लिए क्या होता है आयोटा ओमेगा L। देखो ये चीज़ ध्यान रख लेना, जब भी हम L के लिए प्रतिबाधा देखते हैं ना, तो L की प्रतिबाधा होती है आयोटा ओमेगा L, और जब भी हम C की बात करते हैं तो ये होती है आयोटा ओमेगा C, ठीक है। तो इसकी प्रतिबाधा क्या है, आयोटा ओमेगा L। ये L और ये श्रेणी क्रम में है, तो आयोटा ओमेगा L, और इन दोनों का श्रेणी क्रम, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये दोनों पहले ही हमारे पास समांतर क्रम में थे। इसकी वैल्यू क्या है, 1 आयोटा ओमेगा C1 इंटू क्या HIE अपॉन, नीचे क्या बन रहा है 1 आयोटा ओमेगा C1 प्लस HIE बन गया। ये तो कुल प्रतिबाधा देखनी है, ये प्रतिबाधा हो गई, और एक इसकी क्या प्लस 1 आयोटा ओमेगा C2 से, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन है, बस ध्यान रखना है। I2 कैसे निकालोगे, कुल धारा कितनी आ रही है, यहाँ बट रही है ना धारा, यहाँ कहीं और यहाँ, तो I2 निकाल रहे हो, कुल धारा कितनी आ रही है I1 I2 जिसमें से प्रवाहित हो रही है उनको नहीं लेना है, दूसरे को लेना है। इसकी प्रतिबाधा क्या होगी 1 आयोटा ओमेगा C2, फिर दोनों की प्रतिबाधाओं को जोड़ दो, इसकी क्या होगी आयोटा ओमेगा L, इसकी क्या होगी, ये दोनों, इन दोनों का क्या है समांतर क्रम है, उसकी वैल्यू ये है, ये लिख दी, और प्लस ये प्रतिबाधा, टोटल प्रतिबाधा लिख दी हमने, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू, ये बन रहा है ऊपर 1 आयोटा ओमेगा C2 इंटू क्या I1 अपॉन, ये क्या है आयोटा ओमेगा L, ठीक है, प्लस 1 आयोटा ओमेगा C1 इंटू क्या HIE अपॉन, इसमें क्या लघुत्तम ले लो आयोटा ओमेगा C1 लघुत्तम ले लिया, तो 1 प्लस ये बनेगा क्या HIE इंटू आयोटा ओमेगा C1 बन जाएगा, ठीक है, प्लस 1 आयोटा ओमेगा C2 बन जाएगा। बन गया या नहीं बना, बन गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं और सोल्व करते हैं, और सोल्व कैसे होगा, देखो ये सोल्व, ये 1 आयोटा ओमेगा C1 इंटू HIE है, और ये वाला पद बन रहा है, देखो I2 इज इक्वल टू, I2 की वैल्यू आएगी हमारे पास, है ना, I2 की वैल्यू आएगी, आयोटा ओमेगा C1 है, ये आयोटा ओमेगा C1 से आयोटा ओमेगा C1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ये बनेगा 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1, ठीक है, ऊपर केवल क्या लिख लेता हूँ मैं I1 लिख लेता हूँ, और नीचे क्या है आयोटा ओमेगा C2 इधर आ जाएगा, और ये क्या बन रहा है आयोटा ओमेगा L प्लस ये है क्या HIE अपॉन 1 प्लस HIE इंटू आयोटा ओमेगा C1 प्लस 1 आयोटा ओमेगा C2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास, I2 की वैल्यू बन गई। और हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो डेरिवेशन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, कोई ना कोई जो दोलित्र हम पढ़ेंगे इन क्लासों में उनमें से आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो इसको जैसे सोल्व कर रहे हैं वैसे ध्यान रखना। I2 इज इक्वल टू,
यहाँ पर क्या आएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू I1 अपॉन ये आयोटा ओमेगा C2 को हम क्या कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बनेगा, आयोटा ओमेगा C2 और इससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा ओमेगा L, फिर आयोटा ओमेगा C2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, HIE आयोटा ओमेगा C2 अपॉन HIE आयोटा ओमेगा C2 और 1 प्लस HIE आयोटा ओमेगा C1। ठीक है, और यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया, ये अंदर जाएगा आयोटा ओमेगा C2 से आयोटा ओमेगा C2 कैंसिल, तो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अब जब हमने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो I2 इज इक्वल टू I1 अपॉन इन दोनों में से ही कॉमन ले रहा हूँ मैं केवल, क्या, आयोटा ओमेगा C2, तो ये बनेगा आयोटा ओमेगा L प्लस HIE अपॉन 1 प्लस HIE, ठीक है, इंटू आयोटा ओमेगा C1 और प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन है, बस हमें क्या करना है, सोल्व करना है बस। ठीक है, इसके बाद I2 इज इक्वल टू न्यूमरेटर में तो क्या है, I1 है, नीचे क्या है, आयोटा ओमेगा C2 है, आयोटा ओमेगा C2 है, एलसीएम लेते हैं क्या, 1 प्लस HIE इंटू आयोटा ओमेगा C1, ये ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, प्लस 1 अलग है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा आयोटा ओमेगा L, लघुत्तम लिया, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस HIE इंटू आयोटा ओमेगा C1, आयोटा ओमेगा L, एलसीएम लिया, 1 प्लस HIE इंटू आयोटा ओमेगा C1, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस क्या होगा, HIE होगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। देखो, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, तो डेरिवेशन इजी हो जाएगा, है ना। फालतू की बातें ध्यान नहीं रखनी है कि हम ऐसे लगाएं KVL, सीधा हमारे पास ऐसे सोल्व करना है। इतना हो गया। अब इसको देखो, I2 इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या है, I1 है, न्यूमरेटर में क्या है, I1 है। ठीक है, और ये टर्म हमारे पास क्या हो चुकी है, बन चुकी है। अब इसको देखो कैसे सोल्व किया जाए, बड़ी सी टर्म बन रही है ना, अब इसको हम कैसे सोल्व किया जाए। तो देखो, इस नीचे वाली टर्म का क्या ले लिया जाए, पूरे का एलसीएम ले लिया जाए, पूरे का, है ना। तो I2 इज इक्वल टू I1 आयोटा ओमेगा C2 है, और ये टर्म है हमारे पास आयोटा ओमेगा L 1 प्लस HIE इंटू आयोटा ओमेगा C1 प्लस HIE। ठीक है, HIE, इसका पूरे का क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, क्या आ रहा है, 1 प्लस HIE इंटू आयोटा ओमेगा C1, ले लिया पूरे का एलसीएम। तो देखो, इस पूरे का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 1 है ना, तो ये पूरे का एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस HIE इंटू आयोटा ओमेगा C1। तो मैंने क्या किया है, इस पूरे का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, इसका ले लिया पूरे का, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड तो क्या होगा, पूरे में हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है टर्म कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर में चली जाएगी ये वाली टर्म। तो क्या बनेगा, देखो, I2 इज इक्वल टू I1 है ही, I1 1 प्लस, अब देखो आयोटा को आप पहले भी लिख सकते हो, आयोटा ओमेगा C1 इंटू क्या, HIE अपॉन ये बनेगा हमारे पास आयोटा ओमेगा C2। ठीक है, क्या बनेगा, आयोटा ओमेगा
C2 और इसको आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। करें मल्टीप्लाई, तो पूरा डेरिवेशन टाइप है, बस जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे बनाना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आयोटा ओमेगा एल 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा ओमेगा एल, फिर आयोटा ओमेगा एल को इससे मल्टीप्लाई कराओ। तो देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आयोटा आयोटा स्क्वायर का मान -1, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर एल को सी से मल्टीप्लाई करोगे एल इंटू C1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एल C1 आएगा। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एल इंटू क्या है, HIE, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधा सिंपल मल्टीप्लाई है, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, देखो इसमें आयोटा ओमेगा एल हो गया, माइनस है, प्लस क्या है HIE है, प्लस क्या लिख देंगे HIE प्लस 1 प्लस HIE इंटू आयोटा इंटू ओमेगा C1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जो आयोटा ओमेगा C2 है ना, उससे भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो I2 इज इक्वल टू I1 तो है ही 1 प्लस आयोटा ओमेगा C1 इंटू क्या HIE अपॉन आयोटा ओमेगा C2 को अंदर मल्टीप्लाई करो इससे, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर का मान -1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर बन रहा है L इंटू C2, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर L इंटू क्या बन रहा है C2 बन रहा है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसमें आयोटा नहीं है तो आयोटा तो आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू बन रहा है, फिर L आ रहा है, C1 आ रहा है, C2 इससे मल्टीप्लाई आ रहा है, L C1 C2 और HIE, इस टर्म को अंदर क्या किया है, बस मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस आयोटा ओमेगा क्यूब L C2 C1 और HIE आ गया। फिर इस आयोटा ओमेगा C2 को HIE से मल्टीप्लाई किया, आयोटा ओमेगा C2 इंटू क्या HIE, आयोटा ओमेगा C2 इंटू क्या HIE, आयोटा ओमेगा C2 इंटू HIE प्लस क्या है 1 प्लस HIE इंटू आयोटा ओमेगा क्या बन रहा है C1 बन रहा है। ठीक है, HIE इंटू आयोटा ओमेगा C1 बन रहा है। अब ये किसकी वैल्यू निकली आई, I2 की वैल्यू निकली आई। इसे हम एक बार और सोल्व करके इजी बना सकते हैं। देखो कैसे, I2 की जो वैल्यू आएगी ना, I2 की जो वैल्यू आएगी ऊपर क्या है, देखो 1 प्लस आयोटा ओमेगा C1 इंटू क्या HIE, 1 प्लस आयोटा ओमेगा C1 HIE इंटू क्या I1 अपॉन, अब देखो इसमें मैं किस तरीके से लिखता हूँ इस टर्म को, ये क्या है 1 है तो यहाँ पर मैंने लिखा 1, फिर इसके बाद ये टर्म लिख लेता हूँ मैं, क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर L C2। ठीक है, ये लिख ली और ये लिख, सॉरी 1 लिख लिया, सारे प्लस और माइनस में ना लिख ली। फिर ये 3 टर्म बच रही है, एक तो ये, एक ये और एक ये, बच रही है नहीं बच रही, बच रही है। इनमें से मैंने क्या कॉमन लिया, आयोटा ओमेगा कॉमन ले लिया, साथ में पीछे मैं क्या लिख रहा हूँ HIE, तो इसमें से कॉमन ले लिया मैंने आयोटा ओमेगा HIE मैंने कॉमन ले लिया। क्लियर है। अगर ये चीज़ें मैं कॉमन लेता हूँ तीनों में से, तो सबसे पहला कौन कौन सा पद है, ये है, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, HIE कॉमन ले लिया, आयोटा ओमेगा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास C1 बचेगा। फिर इसमें से कॉमन लिया, आयोटा ओमेगा कॉमन आ गया, HIE कॉमन आ गया, क्या बचेगा अंदर केवल C2 बचेगा। इसमें से आयोटा ओमेगा कॉमन आ गया,
और एच आई कॉमन आ गया तो ये बच रहा है ओमेगा स्क्वायर बनेगा अंदर। कितना बन रहा है? ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बचेगा यहाँ से? माइनस ओमेगा स्क्वायर और एल इंटू C1 C2 बचेगा। तो करना क्या है आपको, ये जो 3 टर्म बची है ना, इनमें से आयोटा ओमेगा एच आई कॉमन लेना है। तो ये टर्म बच जाएगी C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल C1 C2 इंटू एच आई ई, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाल लोगे? सीधा सिंपल है, डेरिवेशन कर लेना, एग्ज़ाम में आता है ये, है ना। बड़ा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर इस सर्किट में धारा विभाजन का नियम लगाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? बिंदु B पर कौन से नियम से? धारा विभाजन नियम से। कहाँ पर? बिंदु B पर। तो देखो यहाँ से कुल धारा कितनी आ रही है, आप देखो यहाँ से कुल धारा कितनी जा रही है? I2। ये I2 यहाँ पर आ रही है, तो ये कितने भागों में बट रही है? 2 भागों में। सपोज कीजिए यहाँ I3 गई तो यहाँ पर कितनी जाएगी? I2 माइनस I3। कैसे समझा सकते हैं? जैसे 10 एम्पियर आ रही है, यहाँ गई 3 एम्पियर, तो 10 माइनस 3 यहाँ कितनी जाएगी? 7 एम्पियर जाएगी। ऐसा ही तो होता है ना। यहाँ पर कितनी आ रही है? 10 एम्पियर, 3 इधर चली गई, I2 10, I3 3 इधर चली गई, तो फिर इधर कितनी जाएगी? 10 में से 3 घटा दो, यानी I2 में से I3 घटा दो, 7 इधर जाएगी। ठीक है, तो इधर हम क्या लगा रहे हैं? करंट डिवीजन रूल। फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था मैंने धारा विभाजन का नियम, और मैं किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ? I3 की वैल्यू को। तो I3 क्या होगी? करंट विभाजन रूल या धारा विभाजन नियम क्या होता है कि ये जो सर्किट है इसमें कुल धारा कितनी आ रही है, इसी में तो लगा रहे हैं हम। कुल धारा कितनी आ रही है? I2 आ रही है, तो कुल धारा लिखते हैं हम कितनी? I2 लिख ली। जिसके लिए निकाल रहे हैं हम I3 किस में प्रवाहित हो रही है? HI में। ये वाला नहीं लेना है, दूसरा लेना है। दूसरा क्या है? C1। और मैंने बताया था C के लिए जो प्रतिबाधा होती है ना, वो होती है आयोटा ओमेगा C। तो यहाँ C1 है, तो इसकी प्रतिबाधा क्या लिखोगे? 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C1 लिखोगे, अपॉन फिर ये जो परिपथ है इसमें कुल प्रतिबाधा लिखोगे। कुल प्रतिबाधा क्या है? इसकी प्रतिबाधा कितनी होती है? 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C1, और इसकी ये कितनी है? HI। ठीक है, तो कुल धारा जिसके लिए जिसमें प्रवाहित नहीं हो रही है वो धारा, ठीक है, वो मतलब I3 का मान ज्ञात करना है ना, तो कुल धारा जिसमें प्रवाहित हो रही है वो वाला प्रतिरोध नहीं लेना है, यानी HI नहीं लेना, दूसरा लेना है। दूसरा क्या है? C अपॉन टोटल प्रतिबाधा। टोटल प्रतिबाधा ये फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था। I3 इज इक्वल टू ये बन रहा है I2 इंटू 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C1, और इसमें मैंने एलसीएम ले लिया कितना? आयोटा ओमेगा C1, तो ये बनेगा 1 प्लस HIE इंटू आयोटा ओमेगा C1। आयोटा ओमेगा C1 से आयोटा ओमेगा C1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो I3 की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी? 1 अपॉन 1 प्लस HIE। पहले आयोटा लिख लेता हूँ मैं, आयोटा ओमेगा C1 इंटू HIE, और न्यूमरेटर में क्या है? I2 है। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? I3 की वैल्यू आ गई। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या वैल्यू निकाल ली? I3 की वैल्यू निकाल ली और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है,
तो इससे आगे जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।